फूलपुर गांव में 3 भाई बहन माया, पीहू और रोहित अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ सावित्री फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, सावित्री फूल बेचकर घर वापस आ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और सावित्री वहीं पर मर जाती है। माँ के मर जाने के बाद तीनों भाई बहन अकेले हो जाते हैं। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर पीहू, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, हम भी आपके साथ फूल बेचने जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही तीनों भाई बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं कि वहाँ के बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया है। ये सुनकर तीनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निराश मन से वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वो लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। दीदी, वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। दीदी, चलो उस पेड़ के फूल को तोड़ते हैं। ये फूल तो शहर में अच्छे दाम में बिक जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। तीनों भाई बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भरकर फूल तोड़ने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों भाई बहन रुककर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर तीनों भाई बहन चलने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उनके सामने आती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं हूँ फूल परी। तुम तीनों भाई बहन मुझे बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी तो यहाँ आकर इस फूल के पेड़ से तुम जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ। सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम तीनों बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। परी जी, हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं और आपने तो हमें हमारे कमाने का जरिया दे ही दिया है। वक्त आने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और तीनों भाई बहन फूल लेकर उसे बेचने शहर में चले जाते हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें उन फूलों के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो फूल बहुत अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी पद्मावती का बेटा युवराज काफी दिन से बीमार था और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपनी व्हीलचेयर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो फूल, फूल वाली आई, ताजे ताजे फूल लेकर आई। फूलों की खुशबू ऐसी कि सबको भाई। उन फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। युवराज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी पद्मावती हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती हैं। बेटा, देखो तो
कितना खूबसूरत फूल है। मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तुम ठीक हो जाओ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। तभी युवराज अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, माँ, कहाँ है वो फूल बेचने वाले? माँ, जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। बेटा, वो तो चले गए, पर हुआ क्या, मुझे तो बताओ। फिर युवराज अपनी माँ को बताता है। माँ, जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते ही इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवाकर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियां तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा, आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी ना। आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन लड़कियों से ही पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन तीनों भाई बहन को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन तीनों भाई बहन का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी, हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर रानी पद्मावती उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताती हैं। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसी के किए की सजा मिल रही है। इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज उसकी मदद करो। माया और पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर सभी मिलकर उस अद्भुत फूल के पेड़ के पास जाते हैं और पीहू उस फूल परी को याद करती है। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो पीहू, तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर पीहू फूल परी से युवराज को ठीक कराने की कोशिश करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। परी जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज सब भूल कर इन्हें माफ कर दीजिए परी जी। हरगिज नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी, आपको याद है आपने काफी दिन पहले हमें एक वरदान मांगने को कहा था। उस वरदान के बदले में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप राजकुमार को ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात की सजा मिल चुकी है, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए, राजकुमार दिल के बुरे नहीं है परी जी। ये सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती हैं और राजकुमार उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ फूल परी, आप नाराज ना हो, हम सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी पद्मावती बहुत खुश हो जाती हैं और पीहू को राजकुमार के लिए इतनी मेहनत से परी से मिन्नतें करते देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। युवराज को भी पीहू बहुत अच्छी लगती है। फिर पद्मावती बहुत ही धूमधाम से युवराज और पीहू की शादी करा देती है, जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में अंजलि और पायल नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में अंजलि बड़ी बहन थी और पायल छोटी। अंजलि पायल के बड़े पापा की बेटी थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की किसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अंजलि को बचपन से ही उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अंजलि की चाची भी नहीं थी। अंजलि पायल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो घर का सारा काम खुद ही किया करती थी।
वो पायल से कोई भी काम नहीं करवाती थी। अगर पायल के पिता पायल को कोई काम बताते तो वो काम भी अंजलि ही कर दिया करती थी। अंजलि के लाड़ प्यार ने पायल को बहुत बिगाड़ कर रखा था। वो कोई भी काम नहीं करती थी और तो और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह अंजलि के चाचा पायल को आवाज लगाते हैं, बेटा पायल, पायल, जरा चाय तो लेकर आना। अंजलि के चाचा चाय पायल से मंगवाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि चाय लेकर अंजलि आई है। ये देखकर अंजलि के चाचा बोलते हैं, अरे अंजलि बिटिया, अच्छा हुआ तू ही आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। चाचा जी, वो रात को लेट सोने की वजह से पायल की नींद पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो सो रही है। अच्छा अच्छा बेटी, वैसे कल तुम्हें और पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें बचपन से पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बेटा? आपको जैसा सही लगे चाचा जी। अच्छी बात तो ये है कि वो दोनों सगे भाई हैं। मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। मेरे लिए भला इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कल तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना और पायल को भी तैयार कर देना। जी चाचा जी, ठीक है। अगले दिन अंजलि और पायल को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे भाई साहब, अपनी दोनों बेटियों को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाता हूँ। अंजलि के चाचा अंजलि और अपनी बेटी पायल को बुलाते हैं। जी, ये मेरी बड़ी बेटी अंजलि है और ये मेरी छोटी बेटी पायल। दरअसल अंजलि मेरे बड़े भाई की बेटी है। जब ये बहुत छोटी थी तभी इसके माता पिता की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो बचपन से अंजलि को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। जी, आपकी दोनों ही बेटियां मुझे बहुत पसंद आई। बेटा, तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें पसंद है? जी माँ। और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में अंजलि की शादी बड़े भाई करण और पायल की शादी छोटे भाई अर्जुन से हो जाती है। शादी के बाद पायल और अंजलि की सास कमला देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए। फिर शादी के 2 दिन बाद अब बस एक ही रस्म बची है, फूल परियों को बहुओं के हाथ का खाना खिलाना। दरअसल बेटा, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब फूल परियों ने अपने जादुई फूलों से मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन ये रस्म कब होगी माँ? सोच रही हूँ कि कल ही रखूँ। सुनो बहू, तुम दोनों को कल अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाना है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया तो खुश होकर फूल परियां तुम्हें जादुई फूल देंगी। जी माँ जी, हम कर लेंगे। फूल परियों को खाना खिलाना था, इसलिए उस दिन अंजलि जल्दी से उठ गई और नहा धोकर रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। पायल बहुत देर बाद उठी और अंजलि के पास जाकर बोली, दीदी, आप तो जानती हैं मुझसे ये सारी काम नहीं होते। क्या जरूरत थी सासू माँ को इन फूल परियों को बुलाने की? ऐसे मत बोलो पायल, वो फूल परियां हैं। कोई बात नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं सारा खाना खुद ही बना लूंगी। अंजलि हमेशा की तरह पायल को कुछ नहीं कहती। पायल अपने कमरे में गई और बैठकर मेकअप करने लगी और इधर बेचारी अंजलि अकेले ही सारा काम करती रही। 3-4 घंटे बाद उसका सारा काम खत्म हुआ। तभी रसोई में अंजलि की सास आई और उन्होंने कहा, अरे बहू, तुम यहाँ हो?
पायल बहू कहाँ है? तुमने अकेले ही बनाया है क्या सारा खाना? नहीं माँ जी, पायल अभी अभी गई है कमरे में तैयार होने के लिए। अंजलि पायल की हर गलती छुपा लिया करती थी। थोड़ी ही देर में कमला देवी ने 2 फूल परियों का स्वागत किया। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे बहू, फूल परियां घर पर पधार चुकी हैं। कमला देवी की आवाज सुनकर पायल तुरंत रसोई में गई और अपनी बहन के साथ मिलकर फूल परियों को खाना परोसने लगी। खाना परोसने के बाद, फूल परियों खाना शुरू कीजिए। उसके बाद फूल परियों ने खाना शुरू किया। उनका खाना हो जाने के बाद फूल परियों ने कहा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। किसी ने पूरी लगन और निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से ही मेहनत कर रही थी बेचारी। कमला देवी की बातें सुनकर दोनों फूल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो बोली, तो फिर इनाम भी इन्हें इनकी मेहनत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। फूल परी ने जादू से 2 फूल प्रकट किए। उन्होंने एक फूल अंजलि को दिया और दूसरा फूल पायल को। उसके बाद दूसरी फूल परी ने कुछ मंत्र पढ़े। उनके मंत्र पढ़ते ही वहाँ जादू हुआ और अंजलि के हाथ में रखे फूल से तेज रोशनी चमकने लगी और अंजलि बहुत सुंदर बन गई और उसके हाथों में खजाने का बक्सा भी था। और वहीं पायल एकदम कोयले जैसी काली हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी कमला देवी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? दोनों फूल परियां जोर जोर से हंस रही थी। कमला देवी, ये तुम्हारी बहू की मेहनत का फल है। कमला, तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने ही सारा खाना बनाया था और दूसरी सिर्फ मेकअप करने में बिजी थी। कमला देवी गुस्से से पायल की तरफ देखने लगी। तभी पायल बोली, फूल परी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। फूल परियों ने अपना जादू उलट दिया और पायल वापस पहले जैसी हो गई और उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अब पायल बिना आलस दिखाए घर के सभी कामों में अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर से राज्य में रानी पार्वती राज करती थी। रानी पार्वती बहुत ही सुंदर रानी थी। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखती थी। उसी राज्य में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी बेटी महक के साथ रहता था। उसकी बेटी महक बहुत ही सुंदर और होशियार थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। विनोद सुबह ही काम करने के लिए चला जाता था। इस बीच महक घर पर अकेली ही रहती थी। फिर एक दिन जब महक खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो देखती है कि उसकी सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज तो खाना बनाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची है। मैं जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर महक लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ चल देती है, लेकिन महक को एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सूखी लकड़ियों की खोज में महक जंगल के अंदर जाने लगती है। चलते चलते महक जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाती है। फिर महक सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। जब महक लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर से गुलाब पर पड़ती है, जिसे देखकर महक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये गुलाब कितना सुंदर है,
इतने घने जंगल में भला इतना सुंदर गुलाब कहाँ से आया है? मैं इस गुलाब को अपने साथ अपने घर पर लेकर चलती हूँ और अपने आंगन में इसे लगा दूंगी। महक लकड़ी और गुलाब लेकर अपने घर पर वापस चली आती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब महक अपने गुलाब को देखने के लिए आती है, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो गुलाब बहुत ही सुंदर और ताज़ा दिखाई दे रहा था। प्रकृति का बनाया हुआ ये कितना सुंदर गुलाब है। मैं पापा को बुलाकर अभी इसे दिखाती हूँ। पापा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। महक गुलाब का पौधा दिखाने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है। महक की आवाज को सुनकर विनोद वहाँ पर आ जाता है और महक से कहता है, महक बेटा, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। मैं कल से काम पर जाऊंगा। ठीक है पापा। अच्छा ये बताइए कि ये गुलाब का पौधा दिखने में कैसा दिख रहा है? जब मैं कल जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई थी, तब मुझे ये पौधा दिखाई दिया। ये इतना सुंदर गुलाब का पौधा है, इसलिए मैं इसे घर पर लेकर चली आई। विनोद जैसे ही गुलाब की तरफ देखता है, उसे भी गुलाब बहुत अच्छा लगता है और विनोद जैसे ही गुलाब को अपने हाथों में लेता है, वो अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी थकावट दूर हो गई है। फिर विनोद कहता है, अरे बेटा, जैसे ही मैंने इस गुलाब को छुआ, मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे कोई भी थकान महसूस ही नहीं हो रही है। कहीं ये गुलाब कोई जादुई गुलाब तो नहीं है? क्या सच में पापा? जैसे ही आपने इस गुलाब को छुआ तो आपकी सारी थकावट दूर हो गई। मुझे तो अब लगता है कि ये जादुई गुलाब ही है। लगता है ये जादुई गुलाब सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। विनोद और महक दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, रानी पार्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो भी उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। क्या रानी पार्वती की तबीयत खराब है? महक, इस गुलाब को ले जाकर रानी पार्वती को दे दो। क्या पता इससे वो ठीक हो जाएं। रानी बहुत ही अच्छी हैं। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखती हैं। वो ठीक हो जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। महक जादुई गुलाब को लेकर रानी पार्वती के महल में जाती है और महक जैसे ही गुलाब को रानी पार्वती के सर पर रखती है, रानी पार्वती बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी जैसे ही उस गुलाब को देखती हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर रानी पार्वती कहती हैं, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती होगी आज तुमने मुझे क्या लौटाया है। तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए बेटा? तुम मुझसे बोलो। महारानी जी, आप गुलाब से ठीक हो गई हैं। इससे बढ़कर हम प्रजा को भला और खुशी क्या हो सकती है। अब मैं अपने घर पर चलती हूँ। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तभी रानी पार्वती जैसे ही उस जादुई गुलाब को छूती हैं, वो गुलाब एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। रानी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। बेटा, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये गुलाब भला आपका बेटा कैसे हो सकता है? ये बात उस समय की है जबकि एक डायना नाम की जादूगरनी राजकुमार से शादी करना चाहती थी और जब राजकुमार ने उसे मना कर दिया, तब उस जादूगरनी ने राजकुमार को एक श्राप दे दिया और मेरे बेटे राजकुमार एड्रियन को
एक गुलाब के फूल में बदल दिया। बेटा, आज तुमने इस श्राप को तोड़ दिया है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम इस राज्य की रानी बनना स्वीकार करोगी? हाँ महक, आज तुमने इस श्राप को तोड़कर मेरी जान बचाई है। क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद एक शुभ दिन पर राजकुमार एड्रियन और महक की शादी हो जाती है। अब राजकुमार एड्रियन और महक उस साम्राज्य के नए राजा और रानी बन जाते हैं। वो दोनों प्रजा की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।